नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं अपन भारत का इतिहास 1707 से 1884 ईस्वी तक। उसमें अपनी यूनिट चल रही थी वारेन हेस्टिंग्स की प्रशासनिक नीति। उसके तहत अपन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि अपन देखते हैं कि पहले का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके दोषों को निवारण करने यानी कि उन दोषों को समाप्त करने के लिए एक नया विधेयक लाया गया था, वो पिट्स इंडिया एक्ट था। वैसे 1781-82 में इंग्लैंड की संसद ने वारेन हेस्टिंग्स को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। इसके बाद कंपनी पर संसद का अपर्याप्त नियंत्रण भी स्पष्ट हो गया, क्योंकि कंपनी के हिस्सेदारों की सभा ने वारेन हेस्टिंग्स को वापस इंग्लैंड बुलाने पर जोरदार उसका विरोध किया था। इसी के तहत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यंग पिट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जो 1784 ईस्वी में पारित कर दिया गया। यह अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस एक्ट की जो प्रमुख धाराएं थी वो इस प्रकार हैं। पहली धारा अपन देखते हैं कि नए कानून के अनुसार 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका कार्य निदेशक मंडल और भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना और उनकी कार्रवाइयों पर नियंत्रण रखना था। इनके सदस्यों के रूप में इंग्लैंड के एक अर्थ मंत्री और प्री काउंसिल के सदस्यों को रखा गया। वैसे इन सदस्यों का जो वेतन आदि का खर्चा भारत के राजस्व से ही वसूल करने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद देखते हैं कि भारत में गोपनीय आदेश भेजने के लिए 3 सदस्यों की गुप्त समिति का भी गठन किया गया। संचालकों में से ही 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति गठित की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा गुप्त मामले प्रेषित किए जाते थे, जो अन्य संचालक जो होते थे उनको नहीं बताया जाता था। तीसरी शर्त अपन देखते हैं, गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दी गई। इन 3 सदस्यों में एक भारत में ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति होता था। गवर्नर जनरल को पहले रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। अब उसमें कितनी कर दी? कम कर दी, वो 3 ही रख दी। इनमें एक भारत का ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति होता। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। अब गवर्नर जनरल केवल एक सदस्य को अपने पक्ष में कर जैसा चाहे कर सकता था। अगली शर्त देखते हैं, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को युद्ध और शांति तथा राजस्व संबंधी मामलों में पूर्णतः गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल अब बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमति के किसी भी देशी राज्य के प्रति किसी प्रकार की नीति, युद्ध, शांति या मैत्री नहीं कर सकता था। यानी कि इस एक्ट से यह घोषणा की गई थी कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की योजनाओं को चलाना ब्रिटिश राष्ट्र की नीति, मान और इच्छा के विरुद्ध है। 5वीं शर्त देखते हैं कि गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति संचालक करते थे, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार, वापस यानी गवर्नर जनरल को वापस इंग्लैंड बुलाने का अधिकार ब्रिटिश दास यानी कि ब्रिटिश सरकार थी इंग्लैंड की, उसी को दिया गया। गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए संचालकों को ताज यानी ब्रिटिश सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था। अब इस पिट्स एक्ट था, उसका महत्व क्या है? इसमें अपन देखते हैं कि यद्यपि एक्ट ने कंपनी के मूलभूत संविधान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, फिर भी इस एक्ट का अत्यधिक महत्व रहा है, क्योंकि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के जो भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का एक अंग मान लिया गया है। इससे पहले कंपनी के जो भारतीय राज्य थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। अब किसके अधीन आ गए? ब्रिटिश दास यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गए, और उन पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गुप्त समिति का गठन करके कंपनी के कार्यों में भी कार्यकुशलता उत्पन्न की गई। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का मुंबई और मद्रास सरकारों पर नियंत्रण निश्चित हो गया।
कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त सैनिक व असैनिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा तो ब्रिटिश संसद का जो अनिश्चित नियंत्रण स्थापित किया गया था, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में ब्रिटिश संसद का ईस्ट इंडिया कंपनी पर अनिश्चित नियंत्रण था, जबकि अब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। इस एक्ट द्वारा कंपनी की विदेश नीति को भी एक नई दिशा दी गई। धन्यवाद छात्रों। वैसे अपन इस एक्ट के द्वारा ये भी देखना चाहते हैं कि इस एक्ट द्वारा अगर कंपनी के जो कार्य हैं वो दो भागों में बांट दिए गए। जैसे राजनीतिक व शासन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण के लिए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण संचालक पर छोड़ दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर अपन देख रहे हैं कि इसमें 6 सदस्य बनाए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य हैं। अब 6 सदस्यों में से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरा वित्त मंत्री होता था। अपन देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वास्तविक कार्य सरकार के इन 2 सदस्यों द्वारा ही किया जाता था। अन्य 4 से जो सदस्य बचे हैं वो बोर्ड के कार्यों में बहुत ही कम रुचि लेते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल संचालकों द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी को वापस इंग्लैंड बुला सकता था। इसका परिणाम यह निकला कि संचालक अब ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते थे जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं चाहता था। अतः अपन देखते हैं कि स्वाभाविक या वास्तविक ही था कि भारतीय गवर्नर जनरल संचालकों के आदेशों की अपेक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेशों को अधिक महत्व देने लगे। कंपनी की नीतियों का संचालन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। प्री काउंसिल में ये 3 सदस्य जो नियुक्त किए गए हैं, ये भी एक गुप्त समिति उनकी भारत में गवर्नर जनरल संचालकों पर नियंत्रण करने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुए। तीसरा, गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई, जो कि एक गवर्नर जनरल के पास निर्णायक मत देने का अधिकार हुआ। इससे भी गवर्नर जनरल की शक्तियाँ मजबूत हुई। इस तरह पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अपन देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण एक वास्तविक स्थिति में आ गया था।